कैंसर जैसी बीमारियां वो भी हील हो सकती है? ओवरनाइट में ठीक करिए, मैं नहीं कह रहा हूँ। आप क्वांटम डॉक्टर नाम की किताब तो पढ़िए। अच्छा। उन्होंने पूरे रेफरेंस दिए हैं। डॉक्टर लियोनार्ड कोल्डवेल ने 36,000 पेशेंट का अपना रिकॉर्ड दिया है। डॉक्टर हैमर जिन्होंने 6500 लोगों में से 6100 लोगों का, ऑलमोस्ट 95-96% लोगों के कैंसर को बगैर दवाइयों के ठीक किया है। गट का क्या रिलेशन है माइंड से? अगर आप स्ट्रेस में रहते हुए खाना खा रहे हैं तो आप समझ लीजिएगा कि आपने पूरे अपने हाथों का एनवायरनमेंट खराब कर दिया है। बहुत सारी परेशानियों से हम परेशान तो रहते हैं, पर हमें पता नहीं रहता कि परेशानी है क्या एक्चुअल में। कई बार लोग कहते हैं कि B12 के लिए हमें बकरा खाना होता है, मटन खाना होता है। ये झूठ है। क्या खाएं? सारी चीजें जो आपने छोड़ने बोली है ना, ये सारी तो रोजमर्रा की चीजें लोग जल्दी जल्दी में यही खाते हैं। तो इसमें कैसे अपने माइंड को पावरफुल करें कि ये नहीं खाना है, इसको कैसे रोकें? हमारे पास ऐसे कुछ एक प्रोडक्ट हैं जो हमारी रसोई में मिलते हैं, उन्हें हम अडाप्टोजन कहते हैं। ये अडाप्टोजन क्या करते हैं कि जितना नुकसान आपकी बॉडी को हो चुका है स्ट्रेस के कारण, एंजाइटी के कारण, गलत खाने के कारण, वे जो आपके टिश्यूज खराब हो चुके हैं, वो जो ग्लैंड्स खराब हो चुके हैं, माइनस से 0 पर ले आएगा। वेलकम राम सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सर, आपसे मिलके वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत वीडियोस देखे हैं मैंने आपके, बहुत हेल्पफुल वीडियोस हैं। तो आज मिलके ना एकदम अलग ही फीलिंग आ रही है। थैंक यू वेरी मच। तो आज ना जनरली आप माइंड गट के रिलेशन के बारे में बात करते हैं, तो उस पर तो हम आएंगे ही आएंगे, लेकिन पहले ना माइंड पे ही अटक जाती हूँ मैं कि माइंड हमें इतना परेशान करता है। तो आज ना मैं सारी परेशानी लेके आपके साथ बैठ गई हूँ कि इसको ठीक करके ही जाना है। तो आप बताइए, माइंड की सारी परेशानी, उलझने, इसको बाहर कैसे करें? देखिए मैम, इसमें ऐसा है कि जब हम पैदा होते हैं तो हमें गट और माइंड दोनों एक ही सेल से बनते हैं। यानी कि जो सेल माइंड की होती है उसी वो ब्रेन की होती है, वही गट की होती है। पर जब हम गट की बात करते हैं और माइंड गट कनेक्शन की बात करते हैं तो गट की जो 90% बीमारियां हैं वो माइंड से शुरू होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि जब तक हम माइंड को एक चीज को ठीक नहीं करेंगे तब तक आप लाइफ में किसी भी एरिया में ग्रो नहीं कर सकते। और वो है कि आपको पहले ये समझना होगा कि क्या हमारे पास माइंड के जो मसले हैं सचमुच में वो पड़े हुए हैं माइंड के अंदर, पहला सवाल है। दूसरा है, क्या हम उनको ढूंढ सकते हैं? ढूंढने के लिए हमें आखिर कौन बताएगा कि मैंने ढूंढ लिया है, ठीक है ना? और क्या तीसरा है कि क्या हम उनको ठीक भी कर सकते हैं? अगर आप इस चीज को यहीं से शुरुआत करें तो मैं आपके साथ एक एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, बिल्कुल। और एक्सपेरिमेंट ये होगा कि यहाँ से आपका एक डीप बिलीफ बिल्ड होगा, मेरे सभी दर्शकों का भी होगा। जो मैं NLP लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इंडिया में लेकर आया था मैं 90s में, तब से मैं लोगों को एम्पावर कर रहा हूँ। और मैं कुछ एक विशेष जो काउंसलिंग होती है उन लोगों को जब मैं उनके मसले ढूंढ कर उनके सामने लाकर रखता हूँ और तब मैं उनको ठीक करता हूँ या ठीक करने की कोशिश करता हूँ, उनको एम्पावर करता हूँ, वो चीज़ मैं आज आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है ना? तो एक गेम खेलेंगे। ठीक है। गेम ये होगा कि मैं आपके साथ सबसे पहले आपके माइंड के साथ अपनी एग्रीमेंट बनाना चाहूँगा। ठीक है ना? आपके सबकॉन्शियस के साथ। ठीक है। कि आपका सबकॉन्शियस सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे इस समय एज ए हीलर, एज ए गाइड, वो मुझे एक्सेप्ट भी कर रहा है या नहीं कर रहा। कई बार हम हीलर ये मान लेते हैं कि जी हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ तो सामने वाला मेरे से ठीक हो जाएगा। पहला काम होता है कि जिस आदमी को हम सपोर्ट कर रहे हैं क्या उसका सबकॉन्शियस माइंड मुझे एक्सेप्ट कर रहा है, नहीं कर रहा। तो मैं आपके माइंड के साथ सिर्फ 1 मिनट का एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर करूंगा और उसके बाद मैं आपके साथ आगे काम करूंगा। ठीक है। आप तैयार हैं? बिल्कुल। अच्छा, एक काम करिएगा कि आपका कोई सा भी हाथ अपने घुटने पर रख ले। हाँ। ठीक है ना? और मैं यहाँ पर आपको सिग्नल सौंपता हूँ। एक उंगली मान लेते हैं ये यस उंगली है, यस, और ये नो है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ 2 और 2 5 होते हैं तो आप की ये उंगली उठ जाएगी। यस, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस कॉन्शियस दोनों जानते हैं। अगर मैं कहता हूँ 2 और 2 4 होते हैं तो ये उड़ जाएगी। मैं कहता हूँ कि ये भारत की जो कैपिटल है वो न्यू दिल्ली है, तो ये यस है। ठीक है ना? आपका नाम सुप्रीता है। यस, ठीक है ना? ओके, जस्ट क्लोज योर आइज, आंखें बंद करिए आराम से। एंड एज यू आर एक्सेसिंग, जैसे जैसे आप अपने इस रिलैक्सेशन को धीरे धीरे बढ़ा रही हैं, आप मुझे यस और नो सिग्नल देने के लिए तैयार हैं।
योर नेम इज सुप्रीता, यस और नो? यस। आपको सिर्फ उंगली उठानी है। वी नीड ऑक्सीजन टू लिव, हमें ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए। सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। इस समय आप अपने इश्यूज को ढूंढने और रिजोल्व करने के लिए डीपली ऑनेस्टली रेडी हैं। अगर मैं आपके फायदे के लिए बात करूंगा तो आप मेरी इंस्ट्रक्शंस को अनकंडीशनली ऑन द विन विन सिचुएशन फॉलो करने के लिए तैयार हैं। धीरे से आंखें खोलिए। अब आपके साथ मेरा एक कनेक्शन बन चुका है सबकॉन्शियस के साथ। आप एज ए स्टूडेंट मान सकते हैं अपने आप को, और मैं एज ए हीलर, जो मैं 32-35 सालों से लोगों को हेल्प कर रहा हूं। अब एक दूसरा और भी काम करना होगा। मैं आपके साथ आपके हाथ को टच करना चाहूंगा, कोई सा भी एक हाथ जहां पर मैं दे दूंगा। इसे मैं आपके सबकॉन्शियस को ऑलरेडी मेमोरी में डाल रहा हूं। ये आपका 1 नंबर होगा। अगर आपका आंसर 1 होगा तो आपको पता चल जाएगा ये 1 होगा। आप 1 इसे अलॉट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 या नंबर 2 को अलॉट कर रहा हूं। ये नंबर 3 जो भी सिग्नल आएंगे जो मैं अभी बताऊंगा, ये नंबर 4 है, ये नंबर 5 है, और जो मिडिल ऑफ द आपकी पाम है ये नंबर 6 है। ये आपका सबकॉन्शियस जान चुका है, आपको इन्हें याद रखने की जरूरत नहीं है। इज दैट राइट? क्लियर है? अब आप, हमारे पास बहुत सारे इश्यूज होते हैं लाइफ में। यस। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कई बार होता है कि यार मैं बहुत मेहनत कर रही हूं पर पैसा नहीं आ रहा है। मेरे पास कोई बीमारी है। कई बार भाई मैं अपने 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 मूड को ठीक नहीं कर पाती हूँ, मुझे माइग्रेन है, ठीक है ना, या फिर मुझे मेरे पास कोई ट्रॉमा है, या मुझे नहीं पता क्या है पर मेरी बॉडी में दर्द रहता है, या मैं एक बहुत अच्छा क्रिकेटर बनना चाहती हूँ पर बढ़िया प्रैक्टिस में ओके करती हूँ, लेकिन जैसे मेरा सिलेक्शन बड़ी टीम में होता मैं फेल हो जाती हूँ। इसका मतलब कोई ना कोई आपके पास इशू पड़ा है। इज दैट राइट? अब हम एक गेम खेलेंगे। मेरे पास एक डाइस है। इज दैट राइट? क्लियर है? इस डाइस को यूज करेंगे आप, और इसमें डाइस है तो ये 1 to 6 इस पर नंबर है। इज दैट राइट? और मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ इस डाइस का सहारा लेते हुए और आपके जो सिग्नल हाथ में आएंगे उनसे पहचानने की कोशिश करूंगा। ठीक है। क्योंकि हम इस बार मसलों की बात करेंगे। मसला मीन्स मेंटल इश्यूज। कोई डर भी हो सकता है कि यार किसी से बात करते हुए डर लग रहा है, गुस्सा आ जाता है कई बार, ठीक है ना, अपने पार्टनर पे गुस्सा रहते बिना मतलब। कई बार आप सुबह उठना चाहते उठ नहीं पाते, लगता है यार माइंड नहीं हमें हेल्प कर रहा है। कई बार टाइम से पहले कोई बीमारी आने शुरू हो जाती है। इज दैट राइट? तो आप किसी भी मसले को लेंगे, मुझे नहीं बताएंगे। ठीक है। इज दैट राइट? पहले मैं ये ढूंढूंगा कि क्या सचमुच में वो मसला आपके पास है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड मेरे साथ कम्युनिकेट कर रहा होगा। अब इसमें एक गेम खेलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग गेम ये होगा कि इस डाइस को आप किसी भी एक नंबर पर ऊपर लेकर आएंगे। मान लेते हैं 3 ले आए, ठीक है ना, और उस मसले को सोचते हुए इस नंबर को देखेंगे बस। जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी एक नंबर ले लिया ऊपर, और उसको गेज करना है। ठीक है। गेज करते हुए मैं कुछ बोल रहा हूँ। ठीक है। ये डाइस मुझे नहीं दिखाएंगे, इस पे भले ही आप पर्दा ऐसे रख लेना अपने लिए छुपा कर, ताकि मुझे ना पता चले। वह नंबर बेसिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड मुझे कोशिश करेगा बताने की कि मैं पर्टिकुलर फिंगर पर जहां पर मैंने नंबर दिया है वो मुझे एक सिग्नल दे रहा होगा। ठीक है। क्योंकि हम निगेटिव बातों को कर रहे हैं या निगेटिव मसले को लेते हैं शुरू में, तो मैं आपके सबकॉन्शियस से इस बार कह रहा हूँ कि अगर आपका कोई भी मुझे सिम्टम मिल रहा है, आपके पास कोई मसला है, तो आप मुझे, आपका सबकॉन्शियस से मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे स्टिफनेस देंगे उस जगह पर, और वो स्टिफनेस मुझे बताएगी कि आपके पास ये मसला सचमुच में पड़ा है। ठीक है। अगर वहां नहीं हुई तो मैं मना कर दूंगा, अगर हुई तो मैं बता दूंगा कि ये नंबर मुझे आपका माइंड बता रहा है। इज दैट राइट? ठीक है। इसको आप ये भी कर सकते हैं कि लोगों को दिखाने के लिए इसको आप चूज कर ले कि नंबर मैं ये रखूंगी, और धीरे से अपने लोगों को बता सकते हैं कि मैं ये नंबर चूज करूंगी, ताकि मुझे पता ना चले। आप कैमरे को दिखा देंगे, लेकिन मुझे नहीं पता चलेगा। इज दैट राइट? पहले भले ही आप पहले कोई भी नंबर मन में सोच के उसे कागज पे लिख के लोगों को दिखा दे, ठीक है ना, और मैं इधर यहां पर। तो अब ना मैं नंबर चूज कर रही हूँ, और राम सर को ये नहीं पता है। मैं लिख भी देती हूँ।
ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, अब आप इसको एक बार फिर रखिए, गेज करिए इसको। जैसे यू आर गेजिंग इट, धीरे धीरे आप उस मसले को आंख बंद करते हुए सोच लीजिए, आने दीजिए उन इमेजेस को जो इस मसले से जुड़ी हुई हो सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं। आंखें बंद करते हुए उन फीलिंग्स को महसूस करिए। आंखें बंद कर लीजिएगा, डाइस एक तरफ रख दीजिएगा और अपना हाथ मुझे दीजिएगा, जहां पर मैं अब चेक करूंगा कि वो स्टिफनेस आ रही है या नहीं आ रही है। उस मसले के बारे में सोचते रहिए। लेट योर सबकॉन्शियस माइंड सेंड मी द सिग्नल। मुझे मिल रहे हैं थोड़े थोड़े। यहां पर स्टिफनेस आ रही। वाज द नंबर 5? यस। इस समय आप चाहती हैं कि ये ठीक भी हो, मैं आगे बढ़ सकता हूं। आर यू रेडी कि मैं इसको ठीक भी करूं? ओके। एक बार फिर आंखें बंद करिए और जैसे मैं 5 नंबर को टच कर रहा हूं, थिंक ऑफ अ कलर, कोई भी कलर, एंड इमेजिन करिए कि उस मेमोरी मेंटल स्क्रीन पर आपके वो कलर आपको विजुअलाइज हो रहा है। कुछ दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, डोंट वरी। ओके, आंखें खोलिए, लुक अराउंड। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये पहला स्टेप आ गया। इट मीन्स यू आर होल्डिंग सम मेंटल इशू, यानी कि आपके मेंटल लेवल पर सबकॉन्शियस ने मुझे बताया है कि कोई इशू जरूर पड़ा है। इज दैट राइट? और मुझे उसने सिग्नल दे दिया है। इसे एनएलपी की एक एडवांस टेक्निक है, उसके द्वारा हम पता कर लेते हैं। बेसिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड, जैसे आपको गुस्सा आता है तो हार्ट बीट बढ़ जाती है, लेकिन कभी हम अपने सबकॉन्शियस को ये नहीं बताते कि मेरी पर्टिकुलर जगह पर मुझे ये सिग्नल दे। ये बेसिकली बहुत कम लोगों को इस टेक्निक का पता है, एनएलपी का। मैं इसके ऊपर प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा, मैं एक काम और करता हूँ, मैं इसको रिजोल्व भी कर दूँ, इसको सोल्व भी कर दूँ सभी को, फिर मैं इसके तरीके भी बता दूंगा लोगों को, ताकि आज का पॉडकास्ट एक पॉडकास्ट ना हो बल्कि एक लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप हो। इज दैट राइट? ओके। अब एक दूसरा काम करेंगी। अब एक नया नंबर आप चूज करेंगी डाइस के लिए। अभी ठीक है ना, बता देंगे लोगों के अब हम ये नंबर चूज करेंगे। और वो नंबर चूज करने से पहले आप एक ऐसी इवेंट के बारे में सोचेंगे मैम, जहां पर आप बहुत खुश रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने हो सकता 5th क्लास में कोई डांस सीखा हो, ठीक है ना, जब आपकी लाइफ में कोई विशेष मोमेंट आए हो, ठीक है ना, जब आपके पास सचमुच में ऐसा लगा हो कि यार लाइफ इज एट द वंडरफुल लेवल। जब आपको लगा कि लोग आपके लिए मानो पूरा यूनिवर्स ताली बजा रहा है। ऐसे कई बार मोमेंट आते हैं, ठीक है ना। थिंक ऑफ दैट मोमेंट। जाइए, थोड़ा सा आंख बंद कर लीजिएगा और जाइए अपने पास्ट में। ये एक घटना भी हो सकती है, नंबर ऑफ इवेंट्स भी हो सकती है। इवेंट्स आपने तैयार कर लिए, 1-2 जो भी है, जहां पर आप बहुत खुश थी। यू गोट न्यू साइकिल, यू गोट न्यू बुक्स, यू गोट न्यू फ्रेंड, यू गोट, ठीक है ना, वंडरफुल मोमेंट ऑफ योर लाइफ, ठीक है ना। ओके। अब एक नंबर सोचिए आप एक बार फिर, ठीक है ना। और नंबर सोचते हुए अब मैं आंखें बंद कर लेता हूं। ठीक है। वो नंबर पहले जो भी सोच रहे हो पहले पब्लिक को दिखा देंगे। अभी डाइस को बाद में रख लीजिए, क्योंकि फिर वो नंबर जो आप सोच रही होंगी उसे धीरे से मुझे छुपाकर डाइस के ऊपर कर लीजिएगा। मैं एक बार फिर आंखें बंद कर लेता हूं। ठीक है। ओके। इस नंबर को अब एक बार गेज करते हुए उस इवेंट को सोचिए।
राइट। आंखें बंद कर लीजिएगा, हाथ मुझे दीजिएगा, अपना डाइस को एक तरफ रख दीजिएगा। और अब मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड से रिक्वेस्ट करूंगा कि चूंकि ये गुड मोमेंट्स हैं लाइफ के, तो इस पर वो मुझे रिलैक्सेशन की फीलिंग दे, जहां पर आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आपकी बॉडी के टेक्सचर हों। सोचते रहिए उसके बारे में। फील रिलैक्स्ड। इट इज 3। इस समय आपका माइंड मुझे पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। अब चाहें तो इसको आप यहां से मैं आपके उस पुरानी मेमोरी को, पुराने इशू को रिजोल्व कर सकता हूं। आप मुझे अलाउ करेंगी? मैं इसमें कुछ भी नहीं पूछ रहा हूं। दिस इज द पावर ऑफ NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, के हम ऑर्थोडॉक्स साइकोलॉजी की तरह कुछ नहीं पूछते हैं। मेरे पास आपकी बॉडी ने पूरे सिग्नल दे दिए हैं कि मैं इस मोमेंट पर रिलैक्स्ड हूं और इस मोमेंट पर मैं स्टिफ हूं। चलिए अब एक काम करते हैं। जब आपको मैं ये नंबर 3 को कर रहा हूं प्रेस, यहां पर एक नया कलर सोचिए। वो पहले वाला नहीं होगा, दूसरा नया कलर होगा जो खुशी का कलर है। राइट? हाँ, आंखें बंद करिए। थिंक ऑफ दैट कलर। इमेजिन करिए दिस कलर इज गेटिंग more and more intensified, and with the intensity you are enjoying the moments of your happiness, relaxation, and your subconscious mind is मानो डांस कर रहा हो इस समय। राइट, आंखें खोलिए। अब मेरे पास आपकी 2 मोमेंट हैं। एक है नंबर 5 था और एक नंबर 3 है। इज दैट राइट? अब आपके सबकॉन्शियस माइंड पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसका नाम है पेवलोव्स कंडीशनिंग। पेवलोव ने कुछ कुत्तों को लिया था और उनको घंटी बजाकर वो भूखा कर देते थे। कई बार ऐसा होता है कि हम एक रेस्टोरेंट से गुजरते हैं तो भूख लगने लगती है, ठीक है ना। घर में एक कोई आवाज़ कह दे, मेड की आवाज़ लगा दे, खाना सुनो, तो तभी भूख लगती है कि भाई खाने का टाइम हो गया। इज दैट राइट? क्लियर है? जैसे रेड लाइट आती है तो पैर ऑटोमेटिकली या ब्रेक पर चला जाता है। तो वी आर कंडीशनड फॉर इट। तो यहाँ पर मेरे पास 2 मोमेंट है आपके सबकॉन्शियस के। एक नेगेटिव मसला है जिसे मुझे नहीं बताया आपने, ना मैं पूछना चाहता हूं, उसका एक कलर आपने सोचा है। एक आपके पास खुशी के मोमेंट है, उसके वो भी मुझे नहीं बताए, वो आपके सबकॉन्शियस में पड़े हुए हैं, और उसका भी आपने एक कलर सोचा है। इस नहीं, कुछ नहीं लिखने की जरूरत है। अब हम हीलिंग कर रहे हैं क्योंकि मुझे सब कुछ ठीक मिल रहा है, ठीक है ना। बेसिकली एक आप कह सकते हैं कि प्रीमियम काउंसलिंग है आपके लिए। चलिए, नंबर 3 और नंबर 5 था। ओके, जैसे ही अब मैं दोनों को एक साथ प्रेस करूंगा एंड आंखें बंद करिए। नाउ इमेजिन करिए कि नंबर 5 को जब मैं प्रेस कर रहा हूं, दैट मेमोरी विद दैट कलर इज कमिंग ऑन योर मेंटल स्क्रीन, एंड नंबर 3 से आपके पास खूबसूरत मेमोरी विद न्यू कलर। दोनों को आप इमेजिन करिए, दे आर मिक्सिंग अप एंड इट इज गेटिंग कन्फ्यूजन। दोनों कलर एक नया कलर लेकर आ रहे हैं, दोनों की मेमोरी आपस में मिक्स हो रही है, एंड इट सीम्स के आपस में जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर मेमोरी मानो ओवरलैप कर रही हो, कलर से पूरी तरह से मिक्स होकर एक नए कलर में बदल गए हों। और धीरे से मैं अब बैड मोमेंट को छोड़ रहा हूं यहाँ से, और अब आप इमेजिन करिए कि गुड मोमेंट वाली जो इमेजेस हैं वो और बड़ी होनी शुरू हो गई है और वो पूरे मेंटल स्क्रीन पर फैल रही है। और यहाँ पर आपकी जो खूबसूरत मेमोरी के साथ आपका कलर था वो मानो फैलता जा रहा है। इसमें एक बार इमेजिन करना शुरू करिए कि जो पुरानी मेमोरी थी वो धीरे धीरे छोटी या गायब होती जा रही है, और पूरे मेंटल स्क्रीन पर खूबसूरत मेमोरी, उनसे बहता हुआ फाउंटेन का कलर मानो अब आपके मेंटल स्क्रीन से आपके हार्ट एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी में इमेजिन करिए फैलता जा रहा है। धीरे धीरे इसे अपने ओरा में भी फील करिए। धीरे धीरे अब आप अपनी आंखें खोलिए, लुक अराउंड, एंड नाउ थिंक ऑफ दैट। उस पुराने इशू के प्रति अब आपकी फीलिंग अगर पहले 10 थी, अब कितनी बची है?
रिलैक्स्ड हूँ मैं उस चीज से। आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड, बिकॉज अब आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको एड्रेस भी कर चुका है और उसकी जगह एक नई मेमोरी को वो पूरी तरह से फैला चुका है, स्प्रेड कर चुका है, और उससे जो आने वाली कलर्स की फीलिंग्स की जो इंटेंसिटी है वो भी बढ़ा चुका है। इज दैट राइट? और इस तरह से अब मैंने आपके माइंड को अभी तैयार किया है न्यूट्रलाइज करके। अगर मेरे दर्शकों को ये करना हो तो सवाल है उनको वो कैसे करेंगे? हाँ, यही मेरा दूसरा सवाल था कि ये मेरे साथ तो मैं ब्लेस्ड हूँ, आप मेरे सामने बैठे हैं, पर वो जो कैमरे पे से देख रहे हैं, फोन पे देख रहे हैं, वो कैसे प्रैक्टिस करेंगे इस चीज हाँ, को? उनके लिए सिंपल सी बात यह है कि वो एक छोटा सा काम करें। पहला काम करें कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक एंटिटी की तरह, एक फ्रेंड की तरह, एक बच्चे की तरह, एक फैमिली की तरह ट्रीट करें। ठीक है ना? इमेजिन करें कि आपके सामने, मैं आंखें बंद करके इमेजिन करें कि आपके सामने आपका आपके सामने एक चेयर है, राइट? और वहां पर आप ही की शक्ल का एक इंसान बैठा हुआ है, और धीरे से उससे पूछें कि डू यू हैव एनी इशू दैट स्टॉप्स मी? क्या आपके पास कोई इशू है? क्या आपके पास कोई मसला है? क्या आपके पास कोई पेन है? और वेट करें थोड़ा सा जब तक मैं आपको नहीं मिलता हूं, ठीक है, या कोई आपको कॉम्पिटेंट NLP ट्रेनर नहीं मिलता है, ठीक है ना, जो आपको टच करते ही बता दे कि ये फीलिंग कहाँ पर आ रही है। तो आपको तब तक सिर्फ इमेजिन करना है कि सामने बैठा हुआ जो व्यक्ति है, वो जो तुम ही हो, वो आपको जवाब देगा। वो जवाब देने में कई बार 1 घंटा भी लगा सकता है और 1 दिन भी लगा सकता है, लेकिन आपका काम है कि धीरे से उसे पूछो कि यू आर माई पार्ट, आई वॉन्ट टू आस्क कि आप मुझे बेसिकली रोक रहे हैं, मुझे लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, या मैं बीमार हूं, तो आपके पास कोई ना कोई इश्यू जरूर है, लेट मी नो, मुझे बताएं। क्लियर है? और दूसरा, फिर अपने सामने एक चेयर राइट में बैठाएं, लगाएं, और उस पर भी इमेजिन करें यहाँ पर आपके पास एक हीलर सेल्फ है। इज दैट गोट माई पॉइंट? क्योंकि देखिएगा कई बार हम बीमार भी पड़ते हैं तो हमारी बॉडी अपने आप भी ठीक भी कर लेती है, यानी कि हमारे पास अपना सेल्फ हीलर है। हमें सचमुच में किसी दवाई की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। दवाई इमरजेंसी के लिए होती है। मान लेते हैं मुझे सर में दर्द हो रहा है और मैं टॉलरेट नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं किसी भी एक एनाल्जेसिक को ले लेता हूं, लेकिन मेरी बॉडी जानती है कि इस दर्द के पीछे कोई ना कोई रीजन है, कोई बॉडी का पेन आपके पास है। लोगों के पास कैंसर है, लोगों के पास फेलियर है, लोगों के पास ऑटो इम्यून डिजीज है, उनके कोई ना कोई कारण उनके सबकॉन्शियस में पड़े हैं, पर वो उनको कभी पहचानते नहीं हैं। तो अब आप अपने सामने इमेजिन करिए कि दूसरी चेयर पर आप ही बैठे हुए हैं, लेकिन आप हीलर हैं। और अब आप इमेजिन करिए, इन दोनों की बातें करवाइए। आप एक फादर के रूप में, माँ के रूप में अलग बैठे हुए हैं, आप इन दोनों की बात कराइए। इमेजिन करिए कि जिसके पास कोई शिकायतें हैं पार्ट, वो इसको बता रहा है और वो इसके साथ बात कर रहा है, और इनको इंटीग्रेट करिए। बेसिकली हम जो लोग हैं ना सुप्रीता, हम बेसिकली बटे हुए लोग हैं इंटरनल वर्ल्ड में। बहुत समझने की कोशिश करें। एक पार्ट रोजाना कहता है सुबह उठूंगा, और सुबह जब आती है तो एकदम से दूसरा पार्ट कहता है कल उठेंगे। एक पार्ट कहता है मुझे पतला होना है, और जैसे ही खाना दिखाई देता है सामने एकदम से कहते हैं चल खाते हैं। ठीक है ना? हर आदमी जानते हैं उसे क्या करना चाहिए, पर कर उल्टा रहा, बिकॉज वो बटा हुआ है। उसके अंदर सेल्फ इंटीग्रेशन ही नहीं हुआ, इनर इंटीग्रेशन ही नहीं हुआ। आप खुद सोचिए कि अगर 2 जगह पर आप बटे हुए हैं तो एक जगह पर हो ही नहीं सकते आप। तो बेसिकली उन जो 2 पार्ट हैं, एक बीमार पार्ट है और एक आपका हीलर पार्ट है, इनकी बात आपने क्यों नहीं कराते? हीलर पार्ट उसको बताए कि आप ये करिए, वो अपना बताए कि ये मेरे मसले हैं, मुझे ये गुस्सा आ रहा है, मेरे साथ ऐसा हुआ है। हीलर पार्ट को काम करने दीजिएगा। जैसे ही आप इन दोनों के बीच में दोस्ती को होते हुए देखेंगे, इनको गले मिलते हुए देखेंगे, इसे हम पार्ट्स इंटीग्रेशन भी कहते हैं। यह भी आप किसी भी कॉम्पिटेंट होना चाहिए ट्रेनर, सिर्फ और सिर्फ, तो ये आप होना चाहिए, लेकिन इसे अपने आप भी कर सकते हैं। कई बार मैं कहता हूं कि दोनों हाथों को आप ऐसे ले लो, इमेजिन करो एक पार्ट यहां पर बैठा है जो तुम्हें बीमार कर रहा है, एक पार्ट यहां पर बैठा है जो तुम्हें हील करना चाह रहा है। इन दोनों की बातें क्यों नहीं करवाते? तुम क्यों बीच में आ रहे हो? तो जब हम इंटरनली मर्ज हो जाते हैं तो होल होते हैं, HWHOLE। नहीं तो हम फ्रेगमेंटेड होते हैं, कटे हुए होते हैं, और कटा हुआ आदमी कभी जीवित नहीं रहता। आधा पार्ट मेरा इधर ले जाए, इधर कट जाए तो नहीं। जब होल होगा तभी हम लाइफ को जिएंगे। ठीक है ना? इस तरह से हम बहुत सारी चीजों को NLP में हम ठीक करते रहते हैं। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ।
आप देखेंगे कि जो रहा सा मसला है, मान लेते 10 में से अगर वो 5 भी चला गया है ना, तो अगला 5 ऑटोमेटिकली 1-2 दिन में आपको लगेगा कि यार ये तो मेरा बिहेवियर ही बदल गया है। बिकॉज आपका जो आउटर बिहेवियर है, जो आउटर रिजल्ट है लाइफ के, वो तो इंटरनल वर्ल्ड से आ रहे हैं। और वहां पर अगर कोई कांटा था वो धीरे से निकल गया तो 15-20 मिनट के लिए तो दर्द रहता ना, कांटा निकलने के बाद फिर हील हो जाता है अगले दिन तक, तो वो हील भी हो जाएगा। इन सब में ना विजुअलाइजेशन का पावर बहुत स्ट्रांग है। मतलब सारी चीजें विजुअलाइजेशन पे आके अटक जाती है ना, कि हम विजुअलाइज कितना कर पा रहे हैं खुद को। यहाँ पर गड़बड़ ये है कि कई बार विजुअलाइजेशन की पावर को ही हमने कंप्लीट पावर मान लिया। अच्छा। लेकिन जब मैं ये एक्सरसाइज कर रहा था वहां पर आपकी विजुअलाइजेशन की पावर की जरूरत नहीं थी। हाँ। मैं उस मैसेज को समझ पा रहा था कि यहाँ पर रिलैक्स कर चुकी हैं आप, और यहाँ पर अभी भी स्टिफनेस है। क्लियर है ना? यहाँ पर ये स्टिफनेस का मतलब है कि मुझे आपका सबकॉन्शियस माइंड मेरी कमांड को ले रहा था कि उन इमेजेस को लाने की कोशिश करो, तो आपका सबकॉन्शियस ला रहा था। जरूरी नहीं है कि आप कॉन्शियस माइंड से उन इमेजेस को देख पा रही हो, ठीक है ना? और कई बार ये कह रही हूँ मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मैंने कब कहा कोई कब दिखाई दे रहा है? हाँ। आपका सबकॉन्शियस माइंड अलग तरीके से काम करता है। कई बार लोग यही कहते हैं कि सर मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। मैंने कहा आप कैसे देखेंगे? आपकी सबकॉन्शियस की आंखें बिल्कुल अलग हैं, उनका तो आपको पता भी नहीं है। उसके पास तो पता नहीं कितने सालों से मसले पड़े हैं, आपको कहाँ पता है? वो तो मैं बगैर आपके एफर्ट के बता दिया है कि सिर्फ आप इतनी देर में आप आपके अंदर ये मसला है। सही बात है सर, बहुत सारी परेशानियों से हम परेशान तो रहते हैं पर हमें पता नहीं रहता कि परेशानी है क्या एक्चुअल में। एग्जैक्टली, दिस इज वेयर दिस एक्सरसाइज वर्क्स। हाँ। कि कई बार आदमी कहता है जी मुझे ये बीमारी है, कैंसर पेशेंट हूँ। हाँ। मुझे तो नहीं पता मसला क्या है। हाँ। ठीक है ना? मुझे माइग्रेन हो गया है, मुझे तो नहीं पता मसला क्या है। मैं समय से पहले मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मुझे तो नहीं पता मसला क्या है। मैं अचानक एक अच्छा प्लेयर था और मेरी परफॉर्मेंस बर्बाद हो गई, मुझे तो नहीं मसला क्या है पता है। मेरा अचानक बिहेवियर ही बदल गया, मुझे तो नहीं पता मसला क्या है। मैं अचानक एडिक्शन में चला गया, मुझे तो नहीं पता मसला क्या है। ऐसे में लोग कहते रहेंगे जी मेंटल डिटॉक्स कर लो, इमोशनल डिटॉक्स कर लो। पर सवाल तो यह है कि मसला तो पता चले कि किस चीज को डिटॉक्स करूं। भाई जब हमें यही नहीं पता कि चूहा कहाँ मरा पड़ा है, तो हम कौन सा कमरा खोलें? तो उस कमरे को फिर उसे खोलने दीजिए ना, जो उस स्मेल को डिटेक्ट कर ले। तो कैसे खुद प्रैक्टिस करें इस चीज को? इसको प्रैक्टिस करने का वही तरीका है कि आप विजुअलाइज या सिंपल सोचना शुरू करें कि आपके सामने मेंटल स्क्रीन पर 2 चेयर हैं। एक चेयर वो है जो आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी मसले को पकड़े बैठा है। आपका सबकॉन्शियस कुछ मसलों को पकड़े बैठा है, जिसकी वजह से मोटापा आ रहा है, जिसकी वजह से बीमारी आ रही है, जिसकी वजह से अर्थराइटिस आ रही है, जिसकी वजह से बाल गिर रहे हैं। बेसिकली बॉडी कभी भी बीमार पड़ना नहीं जानती, याद रखिएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेडिकल साइंस कह रही है कि हम कभी बीमार पड़ना नहीं जानते। हमारा शरीर स्वस्थ रहना जानता है। फिर उसे बीमार कौन कर रहा है? हमारे सबकॉन्शियस का कोई पार्ट। तो वो पार्ट है कौन? जब तक आप मुझे नहीं मिलते हैं, मान लेते हैं आप एक दर्शक हैं इस समय और आप मुझे नहीं मिलते हैं अगर इस वर्कशॉप में या इस तरह से, तब तक आपको मैं बता रहा हूँ। इमेजिन करें, आंख बंद करके इमेजिन करना, वहाँ कुछ दिखाई नहीं देगा कि आपके हाथ सामने ऐसे बैठा लो कि यहाँ पर एक चेयर पर एक आदमी बैठा हुआ है, वो राम वर्मा की शक्ल का है, मैं अगर देख रहा हूँ, आप अपनी शक्ल का देख लेंगी और उससे पूछिए कि व्हाट बेसिकली पेन यू आर हैविंग। और फिर इससे कहिए कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, यू आर माई पार्ट, मुझे बता दो आज कल परसों में, इवन इन माई ड्रीम्स। आप मेरे सपने में भी बता सकते हैं। इसीलिए याद रखिएगा, कई बार जो बड़ी बीमारियों को लोग हील करते हैं, बड़ी बीमारियों को, 4000 से ज़्यादा केसेस ऐसे हैं जो 4th स्टेज के कैंसर, जिनको 2 हफ्ते 2 महीने 3 महीने की लाइफ बची हुई थी, उन्होंने ओवरनाइट अपने आप को ठीक किया। ये मेडिकल साइंस में है। यही मेरा सवाल था कि कैंसर जैसी बीमारियां वो भी हील हो सकती है? वो ओवरनाइट में ठीक करिए। मैं नहीं कह रहा हूं, आप क्वांटम डॉक्टर नाम की किताब तो पढ़िए। अच्छा। उन्होंने पूरे रेफरेंस दिए हैं। डॉक्टर लियोनार्ड कोल्डवेल ने 36,000 पेशेंट का अपना रिकॉर्ड दिया है। डॉक्टर हैमर, जिन्होंने 6500 लोगों में से 6100 लोगों का, ऑलमोस्ट 95-96% लोगों के कैंसर को बगैर दवाइयों के ठीक किया है। तो उन्होंने यही तो किया है कि आप इंटरनल मसले तो ठीक करिए। तो बेसिकली जब वो आदमी कहता है कि मुझे नहीं मालूम है, तो मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, आपको नहीं मालूम है कॉन्शियसली, आपको तो ये भी मालूम नहीं है कि आपका लीवर किस तरह काम कर रहा है इस वक्त। आपको तो ये भी मालूम नहीं है कि इस वक्त आपका गाल ब्लैडर आपके जूसेस को सही तरीके से आपकी आंतों में भेज रहा है या उस टाइम वो पत्थर बना रहा है। आपको तो ये भी मालूम नहीं कि आपकी हार्ट बीट कैसे चल रही है। आपको तो ये भी मालूम नहीं कि कैसे आपके आपकी ऑक्सीजन आपके ब्लड में जाकर एक एक सेल में जा रही है। आपको तो इस समय ये भी मालूम नहीं है कि आपकी इम्यूनिटी कैसे काम कर रही है।
आपको ये भी मालूम नहीं है कि इस समय आपके घुटने कैसे खराब हो रहे हैं और आपको घुटने को रीजनरेट करने के लिए आपके स्टेम सेल्स अवेलेबल हैं, लेकिन आप उनको काम ही नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं काम कर रहे? बिकॉज आपके अंदर, मैंने कहा ना, बॉडी तो बीमार होना नहीं जानती, आपका माइंड बेसिकली उसको कंट्रोल, उसको सेंड कर रहा है, मसले भेज रहा है। अब इससे पूछते क्यों नहीं आप? तो कई बार आप देखेंगे कि जब लोग कहते हैं ना कि उनको ड्रीम्स में एक सपना आया, सपने में उन्हें ऐसा लगा, या फिर वो कहते हैं कि अचानक मैं बैठा था, मुझे एक इंट्यूजन आई। ये इंट्यूजन कौन भेज रहा है? ये भी तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ही है, सुपरामेंटली तो कहते हैं इसको। सुपरामेंटल मीन्स माइंड के परे का गेम। तो सपनों का भी लॉजिक होता है 100%। कई बार आप देखेंगे कि किसी आदमी से पूछेंगे जो बिल्कुल ऐसी बीमारी को ठीक करके आया, किसी म्यूजिशियन से पूछेंगे या किसी आर्टिस्ट, उससे किसी राइटर से पूछिएगा, कई बार वो कहता है कि जब मुझे राइटर ब्लॉक्स आ जाते हैं ना कि किताब आगे कैसे बढ़ेगी, कैरेक्टर नहीं समझ में आ रहा, इसे मारूं के जिंदा रखो, तो इवन कैरेक्टर्स उनके सपने में आ जाते हैं। बेस्ट म्यूजिक्स आर डेवलप्ड समटाइम्स इन द ड्रीम्स इन द म्यूजिशियन। कैसे होता है? जैसे हम किसी चीज को बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि वहां पर मानो आपके साथ कोई पावर बैठी और वो आपको सिखा रही है, आप बजाना शुरू कर देते हैं, वहीं पर तो आपकी इंट्यूशन भी आती है। तो इसे कौन भेज रहा है? क्योंकि हो ये रहा कि आपका जो मसले वाला पार्ट है, आपका जो बीमार करने वाला पार्ट है, वो डोमिनेट कर गया, और जो आपका हीलर पार्ट है वो शांत पड़ा, उसको कभी आपने ध्यान ही नहीं दिया। अब जब भी बीमार पड़ते हैं तभी तो हॉस्पिटल में जाते हैं। कभी आप गई हो किसी डॉक्टर के पास कि मैं स्वस्थ हूं और आगे स्वस्थ होना चाहती हूँ? नहीं गई ना। इसका मतलब हम सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब हम बीमार होते हैं। लेकिन अगर अच्छी सेहत है, मुझे और अच्छी रखना चाहता हूँ, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बना, वही आपसे पूछेगा कि मुझे ही बता दो, मैं भी स्वस्थ रहना चाहता हूँ। डॉक्टर तो पूछते ही है कि बताओ क्या परेशानी क्या है बिना बीमारी के जाएंगे क्यों? ठीक है ना। तो सवाल ये है कि बीमारी बगैर फिर मैं बीमारी का इंतजार करूँ, इसका मतलब बर्बादी का इंतजार करूँ। अगर मेरी गाड़ी ठीक चली से और अच्छी ठीक कैसे चलाऊं, मैं मुझे कोई सलाह देने वाला है ही नहीं। तो बेसिकली जब भी आप अपने दोनों पार्ट को और इन दोनों को आप बात करा लें, तो आप देखेंगे कि अगर मैंने ये 5 मिनट में किया आपके साथ, आप ज्यादा 5 घंटे में कर लेंगे, 5 दिन में कर लेंगे, रिजल्ट तो जाएगा। अगर आप सही गाड़ी में बैठ गए दिल्ली से और गुवाहाटी तक, तो 3 दिन में नहीं तो 4 दिन में पहुंच जाएंगे। खुद से बातें करती रहनी है इन दोनों पार्ट से। तुम अलग हो। अच्छा, इमेजिन करिए कि वो पार्ट आपका अलग है जो आप चेयर पर बैठा है, जो आपको बीमार कर रहा है। एक पार्ट अलग है जो आपको ठीक करने के लिए वो चुप बैठा है बहुत दिनों से, उसे आपने अवॉइड किया है, और ये पार्ट आपको बीमार कर रहा है। इस पार्ट को समझाने के लिए आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, लेकिन अपने साथ नहीं जा रहे जो आप ही के अंदर बैठा है हीलर। और हम बात भी बीमार वाले पार्ट से ही करते हैं। बाहर भी हम सिग्निफिकेंस किसे दे रहे हैं? बीमार पार्ट को। और जब बाहर की चीजें आप कर रहे हैं तो किसको अवॉइड कर रहे हैं? बढ़िया पार्ट को। वो कह रहे मेरी तो सुनते ही नहीं है, मैं करूं क्या? ये तो वही वाली बात है कि आपका छोटा भाई, आपका बड़ा भाई बहुत बढ़िया सलाह दे सकता है, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं मैं सलाह किसी और से ही लूंगा, और पड़ोसी हो या कोई हो जो दूर का हो। और वो कहता सलाह तो मेरे पास भी थी, पर हम उसको कभी विजिट नहीं करते। सो याद रखिएगा, the best thing for your mind is visit and revisit your mind। तो सर, हमने माइंड पे तो बहुत सारी बातें की, अब हम गट पे आए, क्योंकि आप गट के बारे में बहुत कुछ जानते हैं जो मुझे कुछ भी नहीं पता। तो मैं चाहूंगी गट के बारे में बताएं कि गट का क्या रिलेशन है माइंड से। देखिए, सिंपल सी बात है, आपके गट में जो भी चल रहा है, आपकी जो आते हैं, जो मुंह से शुरू हो जाता है गट, फिर यह आपकी खाने की नली है, खाने की नली के बाद आपका पेट है, जहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बाकी एंजाइम मिलते हैं। उसके बाद आपकी छोटी आंतें हैं, जहां पर आपके पेट के बाद आपके जो खाना है उसमें से न्यूट्रिएंट को एक तरह से लिया जाता है और आपके ब्लड को दिया जाता है। और लास्ट में छोटी आंत है, बड़ी आंत है। छोटी आंत करीब करीब 21-22 फीट की है, और बड़ी आंत करीब 7-8 फीट की है, 9 फीट की है। लेकिन उसे बड़ी आंत शायद इसलिए कहा गया, उसका डायमीटर 4 इंच है, इसका सिर्फ 1 इंच है छोटी आंत का। छोटी आंत में एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है जो आपके खाने को आगे धकेलता है। वह मूवमेंट आपका कम हो जाता है बड़ी आंत में, वो ना के बराबर होता है। ये हमारा पूरा गट है। यहाँ पर 4 चीजें हैं जहां पर हमें बीमार पड़ते हैं। पहली चीज है, हमारे जो गट है ना, वहां पर सेंसर्स हैं जो खाने को सेंस करते हैं और आपके थॉट को सेंस करते हैं वेगस नर्व के द्वारा। और वो सेंसर, अगर आपने जो भी खाना खाया, वो देखते हैं कौन सा खाना खाया, उसके अनुसार वो हार्मोन रिलीज करते हैं। आपका गट सबसे ज्यादा हार्मोन रिलीज करने वाला सेंटर है। ठीक है ना। मान लेते हैं उस समय आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं तो नेगेटिव हार्मोन रिलीज करेंगे। 25 से ज्यादा वहां हार्मोन रिलीज होते हैं, अच्छे और बुरे। यानी कि अगर आप स्ट्रेस में रहते हुए खाना खा रहे हैं, ठीक है ना, तो आप समझ लीजिएगा कि आपने पूरे
अपने हाथों का एनवायरनमेंट खराब कर दिया है। अच्छा, मतलब हमें नेगेटिव जितने इमोशंस होते हैं उसमें खाना खाना ही नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं खाना, गुस्सा कभी नहीं। अच्छा। इवन अगर आपके पार्टनर को भी आपने गुस्सा दिलवा दिया या वो कहीं से और स्ट्रेस्ड हैं तो उस समय उनसे खाना मत दीजिएगा। हम उल्टा करते हैं, चलो खाना खा लो, खाना मत दीजिएगा। क्यों नहीं दीजिएगा मैं भी बता रहा हूँ। उस टाइम नंबर 1 उनके जितने भी सेंसर्स हैं वो कंप्लीटली गड़बड़ा रहे हैं। नंबर 2 वहाँ पर हमारी इम्यूनिटी है, जो हमारी पूरी बॉडी की जो व्हाइट ब्लड सेल्स की इम्यूनिटी है, जो हमें प्रतिरोधात्मक शक्ति देती है, उसका 70 to 80% आपकी आंतों में। यानी कि इसका मतलब यह है कि आपकी आंतें तय कर रही है कि आप कब बीमार पड़ेंगे और कब ठीक होंगे। आपकी आंतों की इम्यूनिटी तय कर रही है कि आपके बाल गिरेंगे या एलोपेशिया से या मजबूत रहेंगे। आपकी गट के इम्यूनिटी यानी कि आपकी आंतों की इम्यूनिटी तय कर रही है कि अब आपका कौन सा बैक्टीरिया को मारेंगे और कौन से को छोड़ेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। तीसरी चीज है कि आपके गट का एक ब्रेन है जो तय करता है कि मुझे इस आंतों की मूवमेंट को, गति को कितना बनाना है। गट में ब्रेन है? गट का ही अपना ब्रेन है। अच्छा। और वो तय करता है आपके इस ब्रेन के साथ मिलकर कि मेरे पास खाना आ गया है, अब मुझे कितनी तेज से इसको आया तो आगे फेंकना है या कितना स्लोली करना है। मान लेते हैं आपने नॉन वेज खा लिया तो वो स्लो कर देगा। अच्छा। क्योंकि उसे पचने में टाइम लग रहा है। तो जो खाना हमारा 55 घंटे में या 52 घंटे में या 48 घंटे में आगे जाना चाहिए था, इट में टेक अप टू 80 आवर्स। और अगर खाना आपका ऐसा आ गया जिसमें कोई बैक्टीरिया था गलत वाला, तो आपका गट ब्रेन, आंतों में जो ब्रेन है वो समझ जाएगा कि मेरे पास खतरा आ चुका है। और वो क्या करेगा, या तो वो मूवमेंट उल्टा कर देगा, आपकी आंतों को उल्टी लगाकर बाहर निकाल देगा, या फिर वो जल्दी से पेचिस लगाएगा कि इस बैक्टीरिया को जल्दी से बाहर निकालो, या वोमिट हो जाएगा या फिर वो लूज मोशन हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि उसे ये लग रहा है कि इसमें बैक्टीरिया है। कई बार हमने क्या किया है कि हमने इस गट ब्रेन को बेकार की दवाइयां खाकर, एंटीबायोटिक खाकर, बहुत सारे बेकार के चूर्ण खाकर, हमारे देश में एक और गड़बड़ है हम देश भारत के लोगों की, कि हम कोई भी बीमारी हो एक ही सेंटेंस पूछते हैं, मैं क्या खाऊं, गट की कोई भी मुझे दवाई बता दो। जब आप ये भी कहते हैं ना कि ये पर्टिकुलर चीज खाने से गट की कौन सी बीमारी ठीक होगी, मुझे ये समझाओ, आप कह देंगे कि ये चूर्ण खाने से जी पेट ठीक हो जाता है। पेट तो यहाँ पर है, इसमें कोई गड़बड़ ही नहीं है। इसमें सिर्फ एक गड़बड़ है कि आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है कम बन रहा हो। प्रॉब्लम तो आंतों में है। वो जो गट ब्रेन है उसको तेज करने का आपके पास कुछ भी नहीं है, स्लो करने का कुछ नहीं है, वो अपने आप होगा। तो कैसे ठीक करें इसको? उसको फिर वो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। फिर चौथी चीज मैं बता रहा हूं, ये 3 चीज हो गई। चौथी चीज है आपके पास गट बैक्टीरिया। आपकी बड़ी आंत में 2 किलो वजन के करीब 100 ट्रिलियन गट बैक्टीरिया है जो इनविजिबल है। धीरे धीरे वो अपना क्लस्टर तैयार करते हैं। उनकी प्रजाति 10,000 से ज्यादा है और वो 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया बेसिकली ये सारा गेम खेलते हैं। ये आपके गट के जो बैक्टीरिया हैं ये बात करते हैं वेगस नर्व से आपके ब्रेन के साथ। अगर आपने गलत खाना खाया तो इमीडिएटली आपके गट के बैक्टीरिया देखेंगे कि ये यहाँ पर गड़बड़ खाना आ गया है, दे विल इमीडिएटली सेंड दिस मैसेज टू द गट, ब्रेन। इसे हम गट रिएक्शन कहते हैं, गट सेंसेशन कहते हैं। माइंड इमीडिएटली कहेगा कि भैया अगर ऐसा है तो तुम कुछ ये करो, वो करो, जो भी करना है, पेट में दर्द करो, इस आदमी को उल्टी लगाओ। इसे हम गट रिएक्शन कहते हैं। तो गट सेंसेशन होती है, पहले माइंड को पता चलता है, माइंड अपना डिसीजन देता है और फिर गट रिएक्शन करता है। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि जो आपकी इम्यूनिटी है उसको भी कौन बताता है कि अब हमारे पास इस इम्यूनिटी को, जो हमारे पास सिपाही हैं, इनको कौन तय करेगा कि इनको कहाँ पर अटैक करना और कहाँ शांत बैठना। गलती से इन्होंने आपके बालों की जोड़ों को अटैक करना शुरू कर दिया तो इसे एलोपेशिया कहते हैं। जोड़ों को अटैक करना शुरू कर दिया, रूमेटाइड अर्थराइटिस कहते हैं। इसीलिए तो सारे डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारा गट खराब है जब भी ये रूमेटाइड अर्थराइटिस होता है। अच्छा। हाँ, तो बेसिकली इसको कौन बताता है? इसको हमारे गट बैक्टीरिया बताते हैं। याद रखिएगा। तो माइंड के साथ गट बैक्टीरिया तय करेंगे कि आपकी इम्यूनिटी कहाँ जाए। अगर गट बैक्टीरिया ही आपके पास कम है तो आपकी इम्यूनिटी कंफ्यूज रहेगी, प्रॉपरली काम नहीं करेगी। ठीक है ना। तीसरी चीज, आपके गट बैक्टीरिया तय करेंगे कि आपके ब्रेन को चलाने के लिए डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन, एंडोर्फिन और गाबा या फिर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन या मेलाटोनिन जैसे जो हमारे खूबसूरत न्यूरोट्रांसमीटर हैं, इन्हें कौन रिलीज करेगा? इन्हें आपके गट बैक्टीरिया रिलीज करेंगे। कई बार लोग कहते हैं कि B12 के लिए हमें बकरा खाना होता है, मटन खाना होता है। ये झूठ है।
अच्छा। याद रखिएगा, आपके गट बैक्टीरिया जिसका नाम क्लेब्सिला नाम का बैक्टीरिया है, वह आपके लिए B12 बनाता है। गड़बड़ ये होगी कि जो हमारे दादाओं के समय में हमारे गट के अंदर बैक्टीरिया थे, उनकी प्रजाति 10,000 थी, अब घटकर 1,600 रह गई है। उनके पास रोजाना फाइबर खाने के लिए करीब वो 70 से 100 ग्राम फाइबर खाते थे। आज हम कितना फाइबर खाते हैं? 15 ग्राम का एवरेज है टोटल। आप खुद सोचिए, वी आर फाइबर स्टार्व्ड पीपल। हमारे बच्चे फाइबर नहीं खा रहे हैं, हमें प्रमोट ही नहीं किया जा रहा। इसलिए जरूरी है कि अगर आप गट को और माइंड को और अपनी बॉडी को ठीक करना चाहते हैं तो आपको 3 जगह पर काम करना होगा। एक है आपको अपने माइंड के मसलों को हटाना होगा। जब मैं अपने माइंड एंड गट के प्रोग्राम को, प्रोटोकॉल को पूरा कर रहा था, जहां पर मैंने अपनी कंपनी को लॉन्च किया, तो मैंने पहले कहा कि मैं सब लोगों को जो भी वो प्रोडक्ट लेंगे हमसे, सबके लिए हम NLP की एक्सरसाइज फ्री करेंगे। आज मैं पूरे देश में फ्री में NLP की वो टेक्निक जो गट के लिए बनी है, वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूं अपने सभी क्लाइंट्स को, ताकि वो माइंड से शांत हो जाए। अब माइंड के बाद है गट। गट को ठीक करने के लिए सिर्फ 2 चीजें करिए आप। एक है प्रोबायोटिक, यानी कि आप गट के बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ाइए। जब तक आप प्रोबायोटिक नहीं ले रहे, वो मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है ना, कहीं से भी ले सकते हैं, पर उनके साथ प्रॉब्लम यह है कि मार्केट से वो माइंड पर वो काम नहीं कर रहे हैं। दिस इज द थिंग जो मैंने इनिशिएटिव लिया था इंडिया में कुछ महीने पहले, कि मैं दोनों को पूरा करूंगा। एंड पूरे देश ने मुझे एक तरह से प्यार से मुझे एक्सेप्ट किया। तो उसमें क्या करते हैं कि हम प्रोबायोटिक का मतलब है, प्रो मीन्स लाइफ, बायोटिक मीन्स जीवाणु, ठीक है ना। एंटीबायोटिक्स का उल्टा होता है, यानी कि जीवन के दुश्मन। तो प्रोबायोटिक आप लेना शुरू करें। घर में भी आप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कांजी है, अच्छा। राइस की कांजी है, बीट रूट की कांजी है, पर उसमें गड़बड़ ये होती है कि कई बार हमें आपको कस्टमाइज्ड बैक्टीरिया नहीं मिलते। अच्छा। एक लैक्टोबैसिलस रोटेरी है एक बैक्टीरिया का नाम। सुप्रीता, मैं आपको बताऊं कि अगर वो बैक्टीरिया हमारे पास नहीं है तो हमारी स्किन खराब होने लगेगी और हमारे बाल पतले होने लगेंगे, हमारा मूड खराब होने लगेगा। घर में क्या कंज्यूम कर सकते हैं इसके लिए? इसके लिए वो तो आपको मार्केट से ही लेने पड़ते हैं। अच्छा। लैक्टोबैसिलस रोटेरी, अच्छा। ठीक है ना। मैंने इसका ध्यान रखा था जब मैं लॉन्च कर रहा था अपने प्रोडक्ट को। एक है हमारे पास प्रोडक्ट, बैक्टीरिया जो बहुत खतरनाक होता है, उसका नाम है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। अगर ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर, हमारे गट के अंदर पावरफुल हो जाता है तो ये हमें इवन आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करता है और इवन हमारे माइंड को हैक कर लेता है। कभी भी पढ़ लीजिएगा जी। इवन उन लोगों का जो यंग लड़के लड़कियां थी और उन्होंने एडवेंचरस वे में एक्सीडेंट कर लिया और मौत के शिकार हो गए, जब उनको ऑपरेट किया गया तो पाया गया उनके पेट के अंदर ये बैड बैक्टीरिया जो टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई है, ये डेवलप हो चुका था। याद रखिएगा, जब भी हमारे पास गुड बैक्टीरिया, तो मैं पहले बता दूं दोनों चीज, एक है कि आप गुड बैक्टीरिया को बढ़ाइए और दूसरा है रोजाना प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक का मतलब है, प्री का मतलब है वो फूड जो बैक्टीरिया को चाहिए। क्योंकि आप फाइबर नहीं खाते हो तो बैक्टीरिया तो आपके वैसे ही मर जाएंगे भूखे। वो भूखे ही नहीं मरते, वह आपके गट की लाइनिंग को खा लेते हैं। अच्छा। अगर आपके गट की लाइनिंग जो प्रोटेक्ट कर रही है वही अगर खत्म हो गई तो आपके जो खाने का जहर है वो आपके ब्लड में जाता रहेगा। एक चीज और भी है यहाँ पर कि आप अगर अपने गट बैक्टीरिया को नहीं बढ़ा रहे हैं तो आपका जो इंटरनल बेकरी है ना, जहाँ फर्मेंटेशन चल रहा, वो हमेशा आपकी गड़बड़ रहेगी, क्योंकि आपके बैड बैक्टीरिया बढ़ गए पेट में। और ये जो बैड बैक्टीरिया ना, ये एक तरह से अपनी कॉलोनी बसा लेते हैं। गुड बैक्टीरिया अगर आपके पास ज़्यादा है तो वो एक प्रोडक्ट निकालते हैं, उसका नाम है SCFA, शॉर्ट चेन फैटी एसिड। SCFA की खास बात यह है कि आपको कैंसर नहीं होने देगा, ठीक है ना। ये आपके हार्मोन को खराब नहीं होने देगा, ये आपके जीन को बढ़िया रखेगा, जेनेटिक एक्सप्रेशन को। ये आपकी और जितनी बीमारियां इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड इंटरनल, उनको ठीक कर देगा। कोई भी बीमारी आप ले लें, अगर आप एक किताब पढ़ें, फाइबर फ्यूल्ड नाम की एक किताब है, फाइबर फ्यूल्ड, तो उसमें सारी बीमारियों की जड़ एक ही बताई है, हाँ, कि इन्फ्लेमेशन है और इन्फ्लेमेशन को ठीक करता है SCFA। और अगर आपका ये SCFA नहीं निकल रहा क्योंकि आपके गुड बैक्टीरिया तो कम रह गए और बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ा दी, तो बैड बैक्टीरिया की जैसे ही ग्रोथ बढ़ जाती है तो वो आपकी छोटी आंत से निकलते हुए ऊपर की तरफ 30 फीट आते हैं, 3 मंजिला के बराबर बैठती है हाइट, और वो आपकी छोटी आंत और पेट के अंदर अपनी कॉलोनी बसा लेते हैं।
और ये सबसे खतरनाक बीमारी है, इसका नाम है डिसबायोसिस। अच्छा। डिसबायोसिस का मतलब है कि आपके गट बैक्टीरिया की पॉपुलेशन ज़्यादा हो चुकी है, और ये जो निकालते हैं तत्व, ये जो एलिमेंट निकालते हैं, इसका नाम है एंडोटॉक्सिन्स। गट बैक्टीरिया की पॉपुलेशन मतलब बैड बैक्टीरिया की पॉपुलेशन ज्यादा हो चुकी है और हमें गुड बैक्टीरिया कंज्यूम करना है। हाँ, लेकिन अगर आपकी बैड बैक्टीरिया की पॉपुलेशन ज्यादा हो गई तो ये क्या करेंगे, ये एक मटेरियल निकालते हैं, उसका नाम होता है एंडोटॉक्सिन्स। ये एंडोटॉक्सिन जहां जहां जाएंगे उसी अंग को बर्बाद करते रहेंगे। अच्छा। अगर ये ब्लड में चले गए, अगर ये हड्डियों में आपके जोड़ों में चले गए, बालों में चले गए, आपकी स्किन में चले गए, ये सब जगह तबाही मचाएंगे। आपके लीवर में चले गए तो एंडोटॉक्सिन सबसे खतरनाक चीज़ है। इसीलिए सबसे पहला काम, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो माइंड के साथ, तो माइंड की टेक्निक आप कर लें, मैंने आपको बता भी दी एक तो, कि अपने इशू को रिजोल्व कर लें, ठीक है ना। दूसरा काम कि आप प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक को इमीडिएटली लेना शुरू करें। कई बार लोग गड़बड़ ये करते हैं कि वो और चीज़ों पे खर्च कर देंगे। मैं आपको बताऊं, मैंने अपने पेट के बैक्टीरिया को ठीक कब किया, और मैंने जब मेरे पॉडकास्ट कुछ दिन पहले गट बैक्टीरिया, गट माइंड का मैं लोग मुझे पहले NLP मैन ऑफ इंडिया कहा करते थे, फिर गट मैन ऑफ इंडिया कहने लगे। पता है वो कब हुआ? मैं उससे पहले 1.5 साल तक गट बैक्टीरिया को खा रहा था। मेरा कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जब मैं प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक नहीं लेता, क्योंकि मुझे मालूम है कि एक बार भी 5 दिन के लिए अगर आपने एंटीबायोटिक ले लिया ना, तो आपका गट बैक्टीरिया 1 साल के लिए मर चुका है। और जनरली वो हम लेते ही हैं। और वो आप लेते ही हो। स्ट्रेस आप लेते हो, ठीक है ना। मिल्क प्रोडक्ट आप लेते हो जो इनके लिए खराब है। इमल्सीफायर लेते हो, ठीक है ना, जो केचप्स में है, जो बहुत सारे सॉस में है, ठीक, उसमें लेते हो, ये बहुत खतरनाक है, ठीक है ना। आप ग्लूटेन लेते हो, कोलाज लेते हो, ठीक है ना, और कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए। तो ये तो बैड बैक्टीरिया की तो ग्रोथ बढ़ा रहे हैं। गुड बैक्टीरिया के लिए तो फाइबर चाहिए, और फाइबर आप खा नहीं रहे। बिल्कुल नहीं। तो जब मैंने 6 से 8 महीने 9 महीने गट बैक्टीरिया यानी कि प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक लेने शुरू करे, तो मेरा पोस्टबायोटिक बनना शुरू हो गया। प्रीबायोटिक प्लस प्रोबायोटिक दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? पोस्टबायोटिक। इन्हें SCFA कहते हैं। मैं आपको बताऊं, तब से मेरे बालों की ग्रोथ बढ़ गई। एट द एज ऑफ 66 ये मेरे बाल हैं, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं लगते सर। ठीक है ना। और मैं हर बार इन्हें इम्प्रूव ही कर रहा हूँ। मेरी एनर्जी बढ़ गई, मेरी स्किन अच्छी हो गई, मेरा वेट अपने आप कंट्रोल रहता है, परफेक्ट वेट पर मैं चलता हूँ। 72.5 किलो, 72 किलो, 73 किलो, 72.5 किलो, लाइक दिस, ठीक है ना। मैं रोजाना 6 से 8 किलोमीटर पैदल चल लेता हूँ, चाहे कितना भी टेम्परेचर क्यों ना हो। मैं दौड़ भी लगा लेता हूँ, मेरी नींद भी ठीक ठाक है, मैं 5-6 घंटे पढ़ भी लेता हूँ, ठीक है ना, और अपनी वर्कशॉप भी देता हूँ। मुझे लगता ही नहीं है कि अभी कोई एज का कोई वो आया। कई बार और मैं अपनी उम्र के लोगों को देखता हूँ जो वो कहते हैं जी मैं तो 60 साल का हो गया हूँ, अब तो देखो ये हो गया है। तो मैं कहता हूँ यार ये कोई उम्र है, ठीक है ना। तो जस्ट अ नंबर फॉर यू सर। तो ये जो प्रोबायोटिक है, प्रीबायोटिक है, हमें ऐसे ही कंज्यूम करना चाहिए? गट हमें कोई सिग्नल्स देते हैं इनिशियली कि हमारा गट खराब हो रहा है, कब लें? अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो गट खराब है, आपको गैस बनती है तो गट खराब है, आपको ब्लोटिंग रहती है तो गट खराब है, एसिडिटी है तो गट खराब है, आपका मूड स्विंग होने लगा तो गट खराब है, और अगर आपके बाल पतले हो रहे हैं तो समझ लीजिए डिसबायोसिस हो चुकी है, जिसको आप SIBO कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैड बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, ठीक है ना। अगर आपको एक्ने होने शुरू हो गए हैं, अगर आपका थायराइड ठीक है फिर भी आपका वेट बढ़ रहा है, क्योंकि आपके थायराइड हार्मोन को सिर्फ गट बैक्टीरिया ही आपके सिस्टम तक पहुंचाते हैं। आपको आयरन की डिफिशियंसी और मैग्नीशियम की डिफिशियंसी बार बार हो रही है, और आपको नींद के लिए मैग्नीशियम खा रहे, इधर से उधर से रोजाना मैग्नीशियम ही खाते जा रहे हैं लोग, गमीज खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, ठीक है ना। आपका B12 कम हो रहा है, बार बार आपको B12 आता है, आपकी बॉडी के अंदर दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, नींद की कमी आ रही है, घर में आपका मूड खराब रहने लगा, समझ लीजिए गट खराब है। सर ये सारे प्रॉब्लम्स तो मुझे मेरे ही लग रहे हैं। बस इस एपिसोड के बाद मैं भी प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक ही लेने वाली हूं। आप शुरू कर दीजिएगा विदिन 6-7 मंथ, इसको आप इंटीग्रल पार्ट बनाएं। ये तो आपका फूड है, बेसिकली इट इज योर फूड। आपके गट बैक्टीरिया को रोजाना डेवलप भी होना है, और रोजाना उनको बाहर भी आना है स्टूल के साथ। हमारा जो स्टूल होता है उसका जो 60% पार्ट तो गट बैक्टीरिया होते हैं, जो अपना रोल पूरा करके बाहर आ गए हैं, लेकिन जो पीछे छूट गए हैं वो बड़ी तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं। हर 30 मिनट के बाद वो डेवलप होते रहते हैं, अगर उनको आप प्रीबायोटिक दे रहे हैं तो प्रीबायोटिक बहुत जरूरी है। तो चलिए सर, अभी हमने बहुत सारी बातें कर ली, अब रैपिड फायर की ओर जाते हैं। तो पहला सवाल यही है कि पेट को ठीक करने का तरीका क्या है?
पहली चीज है आप 4 या 5 चीजों को इमीडिएटली छोड़ दें मेरे कहने से, भले ही आप सिर्फ 45 दिन की छोड़कर देख लें। नंबर 1, आप मिल्क और मिल्क से कोई भी चीज बनी हुई है सबको छोड़ दीजिएगा कुछ दिन के लिए। नंबर 2, गेहूं और गेहूं के जितने भी प्रोडक्ट हैं, ग्लूटेन जिसको आप कहते हैं। तीसरा है व्हाइट शुगर। सही बात तो यह है कि अगर आपका गट खराब है तो गुड़ और शक्कर और इवन शहद भी छोड़ दें, ठीक है ना। इवन आप डेट्स की जो शक्कर आती है खजूर की वो भी ना खाएं, किसी भी तरह का मीठा ना खाएं, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली अपना खाना ले लेगी, अपनी शुगर बना लेगी। सप्लीमेंट्स ढूंढ लेते हैं ना, ब्राउन शुगर, कोकोनट शुगर, डेट कुछ शुगर। कुछ आप कुछ दिन के लिए कुछ ना लें, क्योंकि याद रखिएगा शुगर जैसे ही आप खा रहे हैं वो आपकी क्रेविंग नहीं है, वो बैड बैक्टीरिया की क्रेविंग है। सो बैड बैक्टीरिया आर आस्किंग फॉर दिस शुगर। आप रिफाइंड ऑयल को छोड़ दें। आप जितने भी कोलाज हैं, जंक फूड है, इन्हें छोड़ दीजिएगा 45 दिन के लिए। और एक है आपका इमल्सीफायर। इमल्सीफायर जो जो 2 चीज़ों को एक साथ जोड़ देता है, जो आपको आइसक्रीम में मिलता है, केचप में मिलता है, आपकी जो ड्रेसिंग होती है ब्रेड के ऊपर जो फैलाते हैं उसमें मिलता है, पीनट बटर में भी लोग डालने लगे हैं। आप इमल्सीफायर छोड़ दीजिएगा, ये पहला काम कर लीजिएगा। आप देखेंगे कि आप इमीडिएटली गट को हील कर रहे हैं। तो सर इसके साथ ना मेरे पास 2 क्वेश्चन आ गए माइंड पे रैपिड फायर के बीच में कि क्या खाएं, और दूसरा ये क्वेश्चन है कि ये सारी चीज़ें जो आपने छोड़ने बोली है ना, ये सारी तो रोज़मर्रा की चीज़ें लोग जल्दी जल्दी में यही खाते हैं, तो इसमें कैसे अपने माइंड को पावरफुल करें कि ये नहीं खाना है, इसको कैसे रोकें? बहुत ही सिंपल है। अगर आप NLP की एक टेक्निक को लगा लें तो जिन चीज़ों को आप एडिक्ट हो चुके हैं आप उस फीलिंग को बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी चीज़ को खाने के शौकीन हैं और मान लेते हैं वो बर्गर है, तो आप उसमें देख सकते हैं ना कि इट माइट बी फिल्ड विद द काउ डंग। तो अगर जैसे ही उसके साथ माइंड विजुअलाइज करेगा तो अभी आपकी एकदम से क्रेविंग खत्म होना शुरू हो जाएगी। सो एवरीथिंग इज देयर इन योर माइंड, ठीक है ना। या फिर आप उसको मना कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, एंड यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर हेल्दियर। तो आप जैसे ही इन पिक्चर्स को बनाना शुरू कर देंगे और आपकी अपनी जो इंटरनल क्रेविंग है वो अपने आप ही खत्म होना शुरू हो जाएगी, आप उसके शिकार नहीं होंगे। तो माइंड तो बहुत दूसरी बात यह है कि माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इमेजिन करो कि कल आप बीमार पड़े हैं तो कितना नुकसान होगा पैसे का, और लोगों के लाइफ को आप बहुत सारे लोग आपकी देख रेख में लग जाएंगे, पैसा खराब होगा, आपकी अपनी लाइफ। और अगर आप और 100 साल जिए तो कितनी खूबसूरत लाइफ होगी। इन इमेजेस को जब आप अपने साथ बनाएंगे तो माइंड याद रखेगा, पेन को अवॉइड करने के लिए और गेन्स को प्राप्त करने के लिए किसी भी डिसीजन को लेने के लिए तैयार है। तो इस तरह से आप माइंड को स्ट्रॉन्ग करिएगा। और दूसरा ये क्वेश्चन है कि इन सब चीज़ को छोड़ने के बाद खाएं क्या हम? सिंपल सी बात है, जब आप खाने की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि सर दूध और गेहूं दोनों छोड़ दिए। तो अब मैं आपको बताऊं, मैंने अभी तक लंच नहीं किया है और ये लंच का टाइम भी हो चुका है। मैं आपको आज बता रहा हूँ मैं क्या खा के आया हूँ। सबसे पहले मैंने जो राइस की कांजी थी, यानी कि रात का भीगा हुआ राइस था, जो बच जाता है खाने के बाद, उबला हुआ स्टीम राइस, उसको भिगो दीजिएगा, अगली सुबह तक वो फर्मेंट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि उसमें बैक्टीरिया डेवलप हो चुके हैं। मतलब उसको मैंने मिक्स किया है, उसे बाहर रखना है, फ्रिज में नहीं रखना है, रूम टेम्परेचर पर। सुबह ही मैंने उसको मिक्सी में मिक्स करवाया, ग्राइंड करवाया अपनी मेड से, घर फैमिली से और मेड से। और उसमें मैंने पता है क्या डाला? नंबर 1, उसमें मैंने स्प्राउट्स डाले, मिक्स्ड स्प्राउट्स। उसमें लोबिया भी था, चना भी था, मूंग भी थी और थोड़ी सी मेथी भी थी। कड़वी लगती है लेकिन मुझे टेस्टी लगती है, बिकॉज मैं सेहत को पहले रखता हूँ, टेस्ट को बाद में रखता हूँ। उसके बाद सुप्रीता मैंने उसमें पंपकिन सीड डाले और उसमें खरबूजे का सीड जिसमें 28% प्रोटीन होता है। उसके बाद मैंने उसमें खीरा डाला, चुकंदर यानी कि बीट रूट डाला, उसमें मैंने थोड़ा सा प्याज डाला, मुझे अच्छा लगता है। उसमें मैंने खीरा डाला, क्लियर है। ये मैंने डालने के बाद उसमें मैंने उसमें 2 तरह का ऑयल डाला। एक है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, ऑलिव ऑयल, और एक डाला मैंने अपने घर से निकला हुआ तिल का तेल। अच्छा। उसमें मैंने थोड़े से तिल भी डाल दिए थे चबाते हुए। उसमें मैंने फ्लेक्सीड भी डाल दिया था। मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया, इसमें हल्का सा नमक डाला, मैं ज़्यादा नहीं डालता हूँ। और आपको यकीन नहीं आएगा कि सुबह नाश्ते से लेकर और 4 बजे तक मैं कई बार इसी को खाता हूँ, और ना तो मुझे कभी कॉन्स्टिपेशन होता। कमाल की बात है कि इसमें आपको प्रोटीन मिल गया स्प्राउट से, ठीक है ना, इसमें आपको मैग्नीशियम वगैरह मिल गया सीड्स वगैरह से, इसमें आपको फाइबर मिल गया जितने भी बीट रूट और खीरा डाला, और सबसे बढ़िया बात है इसमें गुड फैट मिल गया आपको 2 तरह का। व्हाट एल्स यू वांट? लोग कहते हैं और क्या खाएं। और इसके बाद अभी भी अगर इसे और अब बेहतर बनाना है, इसमें आप काजू डालिए, इसमें आप मुनक्का डालिए, किशमिश डालिए, इसमें आप बादाम डालिए, ठीक है ना, इसमें थोड़े से बढ़िया से पिस्ते डालिए,
आप भूख ही नहीं रहेगी आपको, ठीक है ना। और चाहते हैं तो इसमें ब्रोकली डाल लीजिएगा। कहने का मतलब यह है कि इतनी बढ़िया चीज खाने के लिए मुझे यही नहीं समझ में आता है कि काहे लोग गैस को ऑन करते हैं खाने के लिए। सही बात हम कच्चा खाने के लिए बने हैं, हमारी जो जीन है वो कच्चा खाने के लिए बनी है, याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि जैसे माइंड तो हमने ठीक कर लिया, अभी वीडियो देखने के बाद लोग ठीक करेंगे, लेकिन उसके पहले जो हो चुका है ऑलरेडी हमारे बॉडी में, उसको कैसे ठीक करें? याद रखिएगा, जब भी आप बॉडी को ठीक करना चाहते हैं तो बॉडी का पहला रूल है ना तो आप उसको स्टिमुलेट करें बिना मतलब, और ना ही उसे सप्रेस करें। सही बात तो यह है कि जितने भी आप दवाइयां खा रहे हैं या तो आपकी बॉडी को सप्रेस करती हैं, जितने भी आप दवाई खाते हैं, स्टेरॉइड खाते हैं, या वो स्टिमुलेट कर रही है जितने भी आप न्यूट्रिएंट खा रहे हैं। यस और नो? और बॉडी की अपनी नेचर है। कभी हम अपने बच्चे को लेके जाएंगे कि सर ये 5 फुट 5 इंच का, इसको 7 इंच का करने के लिए अब ये लोहार का लेके जाएंगे क्या खिंचवाने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। तो आप ये बॉडी के साथ यही तो कर रहे हो। अरे ऐसे में आप अडाप्टोजेंस लेने शुरू करो। हमारी बॉडी को अडाप्टोजेंस चाहिए। हमारे पास ऐसे कुछ एक प्रोडक्ट हैं जो हमारी रसोई में मिलते हैं, उन्हें हम अडाप्टोजन कहते हैं। ये अडाप्टोजन क्या करते हैं कि जितना नुकसान आपकी बॉडी को हो चुका है स्ट्रेस के कारण, एंजाइटी के कारण, गलत खाने के कारण, वे जो आपके टिश्यूज खराब हो चुके हैं, वो जो ग्लैंड्स खराब हो चुके हैं, उनको वो माइनस से 0 पर ले आएगा। और अगर आप बिना मतलब स्टिमुलेट हुए पड़े हैं, यानी कि आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंटरनल अर्थक्वेक चल रहा और बॉडी बिना मतलब स्टिमुलेंट देकर आप खराब कर रहे हैं, उसे ये शांत कर देगा। नंबर 1, आप रोजाना चाय बनाइए 5-6 चीजों की। नंबर 1 सबसे पहली चीज है हल्दी, दूसरा है जिंजर अदरक, तीसरा है आपकी काली मिर्च, छोटी इलायची, उसके बाद बेसिल यानी कि तुलसी, उसके बाद सिनामन, ठीक है ना, दालचीनी, उसके बाद लिकोरिस रूट एंड अश्वगंधा। इन 8 चीजों को डालिए, इसकी चाय बनाइए और दिन में 2-3 बार पीजिएगा इसको मिनिमम। आप जीवन में कभी याद रखिएगा किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये आपके ग्लैंड्स को नॉर्मल करते हैं और आपकी ग्लैंड्स ही तो मैसेज भेजते हैं बीमारी का या सेहत का आपकी सेल के ऊपर। लेकिन इसको नहीं बताएगा कोई भी। सब लोग क्या कहेंगे, मेरे वाला मैग्नीशियम खाओ। सही बात है, हर 2-3 के बाद एक ऐड में यही आता है कि ये मैग्नीशियम खाओ और रिलैक्स हो जाओ। और आप बिना मतलब जो चीज आप, ये तो वही वाली बात है, आपकी हड्डियां टूट गई तो फेविकोल पियो। अरे मैग्नीशियम, आप जब तक आपके गट बैक्टीरिया ठीक नहीं होंगे, बाहर का मैग्नीशियम आपके लिए यूजलेस है, आयरन यूजलेस है, उसे सिस्टम तक कौन पहुंचाएगा? जो आप खा रहे हैं डजंट मीन कि वो आपकी बॉडी में जा रहा है। आप जितना भी कैल्शियम खा रहे हैं, अगर आपके पास विटामिन K2 नहीं है, डॉक्टर्स भी पूछिएगा, अगर आपके पास विटामिन K2 नहीं है और आप कैल्शियम किसी भी तरह से खा रहे हो, वो आपकी हड्डियों में नहीं जा रहा है, वो आपकी नसों में जा रहा है। याद रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल इज नॉट द कल्प्रिट। जितने हार्ट अटैक आ रहे हैं वो तो 2% भी नहीं है, एक डॉक्टर के अनुसार वो 5% भी, वो 0.5% भी नहीं है। उसमें सिर्फ कैल्शियम है। क्योंकि आप जितना कैल्शियम आपको खिलाया जा रहा है ना, बच्चों को कैल्शियम खाओ, कैल्शियम खाओ, कैल्शियम खाओ, कैल्शियम खाओ, कैल्शियम से हड्डियां, अरे जो तुमने खाया वो हड्डियों में गया नहीं गया, इसका पहले इस चैनल को तो देख लें। आपके, और वो विटामिन K2 को कौन बनाता है? आपके गट के बैक्टीरिया। और विटामिन K2 है नहीं आपके पास। ऐसे में कोई और कहेगा चलो विटामिन K2 भी खा लेते हैं। अरे इन्हें प्रोसेस कौन करेगा? आपके पेट में वो चले गए, पेट के बाद आंतों में चले गए, आंतों में वो एनवायरमेंट ही नहीं है। आपने बच्चे को पैदा तैयार किया, बस में बैठा दिया, स्कूल में भेज दिया, वापस आ गया। जरूरी हो जाए क्या एजुकेटेड हो जाए स्कूल में अगर टीचर ही नहीं है तो? आप क्या कहेंगे, हमने तो फीस दे दी थी, हमने तो स्कूल में बच्चों को भेजा था, हमने तो किताबें भी खरीदी थी, ये तो कुछ भी नहीं जानता। मैडम स्कूल में टीचर था? नहीं, स्कूल में कोई टीचर तो था नहीं, तो वहां तो बच्चा बिगड़ेगा। फिर तो वहां क्या पढ़ेगा? अरे गट के अंदर बैक्टीरिया थे नहीं, तो उनको ठीक क्यों नहीं कर रहे हो? और हम सॉल्यूशन के तौर पे मैग्नीशियम लेके खा हर लेते चीज को, हैं। जिसकी चीज जरूरत है बॉडी को, आप उसको खाते जा रहे हैं। अरे बॉडी को अगर आप हर चीज को खिलाएंगे, बॉडी आपकी पैरालिटिक हो जाएगी अंदर से, कि वो अपना काम भूल जाएगी। अगर आप 21 दिन के लिए शुगर छोड़कर देखिएगा, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली चौथे दिन या 5वें दिन अपनी शुगर उसको जितनी चाहिए वो बनाना शुरू कर देगी। अच्छा। वो 5 दिन के बाद क्रेविंग खत्म हो जाती है, 21 दिन की नहीं, 5 दिन के बाद आपकी शुगर की क्रेविंग खत्म हो जाती है। आपके बैड बैक्टीरिया की क्रेविंग नहीं खत्म होती 20-25 दिन तक। बहुत ही अमेजिंग पॉडकास्ट है ये, मेरे लिए आई ओपनर है। क्योंकि आजकल ना लोग ऐसे हो गए हैं कि ब्लड टेस्ट करा लेते हैं, क्योंकि अवेयर हैं लोग, लेकिन फुल्ली अवेयर नहीं है। तो ब्लड टेस्ट कराए, जो डिफिशियंसी है उसका सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, पर वो सप्लीमेंट एक्चुअली में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा वो हम कभी नहीं देखते। सिंपल सी बात यही होगी ना, आप कभी पढ़िएगा तो, अगर कैल्शियम आप ले रहे हो, अगर आपके पास विटामिन K2 नहीं है तो वह क्या आपकी हड्डियों में जाएगा? एवरी डॉक्टर विल से नो। कहाँ जाएगा सर ये?
आपके ब्लड में, और ब्लड के बाद आपकी नसों में, और नसों में जम जाएगा और क्या करेंगे। इसीलिए जब हार्ट अटैक पड़ता है सबसे पहला डॉक्टर सबसे पहली दवाई क्या लिख के जाती है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अच्छा, कि जितना भी कैल्शियम जहां पर पड़ा है उन चैनल्स को ब्लॉक करिए ताकि अब हार्ट पर ये कैल्शियम ना जाए। हाँ, सो इसका मतलब ये है कि आप नॉर्मल खाना खाइए। हमारे हंटर गैदरर जो हमारे पूर्वज थे वो क्या खाते थे? कभी सोचा आपने? 1950 से पहले मोटापा नहीं था। 1950 से पहले कोई भी आदमी मोटा नहीं था। 1960 में दिखाई देना शुरू हो गया था। 1970-75 में पूरा आना शुरू हो गया था। 1980 में पेंडेमिक बन गया था। ठीक है ना? और हर आदमी आज कभी मोटापे को कैलोरी से जोड़ रहा है, हर आदमी कभी मोटापे को जीन से जोड़ रहा है, और कभी हार्मोन से जोड़ रहा है। कोई भी आंसर नहीं आ रहा है। डू यू नो, यह एक बैक्टीरियल डिजीज है। और यहां पर आप चौंक जाएंगी, क्या कह रहे हो? कभी आप 10% ह्यूमन नाम की किताब को पढ़िएगा। निखिल धुरंधर नाम के एक डॉक्टर थे मुंबई में 1984 में। उसके बाद वो अमेरिका में गए और ओबेसिटी एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे, अभी भी जिंदा हैं। उन्होंने रिसर्च निकाली थी कि हमारे बैड बैक्टीरिया हमारी फैट सेल को इन्फ्लेम करते हैं अटैक करके। उस इन्फ्लेमेशन को क्योर करने के लिए हमारी जो इम्यूनिटी है, वाइट ब्लड सेल्स, मैक्रोफेजेस, वो वहाँ जाकर अटैक करते हैं ताकि उस इन्फ्लेमेशन को ठीक करें। और आपकी फैट सेल आपकी इम्यूनिटी से भरी पड़ी है। इसीलिए कई बार आप कहेंगे कि मैं पानी भी पी लूँ तो भी मेरा मोटापा नहीं जा रहा। नहीं जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे कि जो ज़्यादा कैलोरी खाकर आपसे पतले हैं। ऐसे लोग भी मिलेंगे कि सारा कट कर दिया लेकिन मोटापा कम नहीं हो रहा है। यही मेरा सवाल है कि जैसे आपने बोला ना मोटापे को कैलोरी से जोड़ रहा है, जो लोग बिल्कुल कैलोरी काउंट कर करके खा रहे हैं, क्या ये सही है? सिंपल सी मैं एक सवाल पूछता हूँ, 1950 से पहले कोई बीमारी ही नहीं थी तो आप समाधान कब निकाला आपने? 1980 में वो पेंडेमिक हुई है। आज वो पूरी तरह से 10 में से 9 लोगों 7-8 लोग ओवरवेट हो चुके हैं। 5 से ज़्यादा 6 से ज़्यादा ओबीज की श्रेणी में आ चुके हैं। ये बताइए कि जो भी आदमी ये कह रहा है कि मैं मोटापा ठीक करता हूँ, आप ये करिए, उनसे एक सवाल पूछिए, 1950 से पहले ये बीमारी नहीं थी। 1950 से पहले जब ये बीमारी नहीं थी तो इसका समाधान आपने कैसे ढूंढ लिया? भाई जब बीमारी नहीं है 1950 से पहले, बिल्कुल, तो 1950 से पहले तो हम मोटे ही नहीं थे। जो अब से 500 साल पहले हमारा 800 साल पहले जो हमारा फिजिक था हमारे एंसेस्टर्स का, वो 1950 तक था। ये रिपोर्ट है, लेकिन इन रिपोर्ट को पढ़ा नहीं। कभी ये कहते ये खा लिए। आप कुछ भी ना करें, गट बैक्टीरिया को एक बार ठीक कर लीजिएगा, ये आपके एक्स्ट्रा कैलोरी को ठीक कर देंगे। आपके हाथों में एक बैक्टीरिया होता है, उसका नाम है फर्मिक्यूट्स। अगर आप कम कैलोरी भी खाएंगे तो ये बढ़ा देगा। अच्छा। और दूसरा है बैक्टीरियोडेटिस, आप ज्यादा भी खाएंगे तो कम कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि बैक्टीरियल अटैक है। अगर आप अपने गट के बैक्टीरिया को सिम्बियोटिक वे में नहीं रखेंगे तो डिसबायोटिक हो जाएगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, हवा भी खाओ तो मोटे हो जाते हैं, हवा भी खाओ, पानी भी पियो तो मोटे हो जाते हैं। यही बैक्टीरिया काम करता है। ये अटैक कर रहे हैं। आपके एंडोटॉक्सिन जा रहे हैं, वो इन्फ्लेम लेकिन इसको कोई नहीं बता रहा, क्योंकि इसको बताने के लिए आपको किताब पढ़नी पड़ती है। अब मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैंने जितनी भी किताबें थी जिनके पेपर्स थे वो कम से कम 20-20 बार पढ़ रखे हैं। मुझे चश्मा लग गया पढ़ते पढ़ते। मुझे रात को पढ़ने का शौक है उठ के। अब कोई मेरे से बात करे, वो कहते जी किताब हमने कोई नहीं पढ़ी, ऐसे ही बोल देते हैं, मोटा भी इस चीज से ठीक होता है। मैं बोलूँ कैसे होता है सर? ये खाने से पेट ठीक होता है क्या? कैसे होता है? कैसे हो जाएगा पेट ठीक? मान लेते हैं आपका गट का जो मूवमेंट है वो खत्म हो गया, वो आपके माइंड की स्ट्रेस से चलता है। अब कह रहे कि इसमें दवाई खा लो, जब मूवमेंट आपके हाथ में ही नहीं, वो तो दवाई जो चूर्ण हो रहा है वो दवाई थे, वो तो आपके हाथों में गई है। समझने की कोशिश करिएगा। तो सर आपके इतने वास्ट नॉलेज के साथ ना रैपिड फायर रहा नहीं, क्योंकि शॉर्ट आंसर्स हम ले ही नहीं सकते, इतनी डीप नॉलेज है आपकी। तो लास्टली ना मैं चाहूँगी कि आप कोई 5 बुक रिकमेंड कर दें जो लोग पढ़ के अगर सीखना चाहे खुद की क्या खाना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, उसके लिए कोई टॉप 5 आपकी फेवरेट बुक। मेरी टॉप 5 बुक, सुपर गट पढ़िए, ठीक है ना, द गुड गट पढ़िए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। 10% ह्यूमन पढ़िए, ये 3 तो गट के ऊपर पढ़ लीजिएगा। फाइबर फ्यूल पढ़िएगा, फाइबर फ्यूल्ड ये पढ़िएगा। ये चौथी आ गई आपकी फाइबर की और आपके गट बैक्टीरिया की। और माइंड के लिए आप पढ़िएगा अनलिमिटेड पावर। और लेकिन इन किताबों को 15-15 बार पढ़िएगा, आपकी 3 जनरेशन बीमार होना बंद कर देंगी। बिल्कुल हाँ। सर, और अगर नहीं पढ़ पाए तो सर के सारे वीडियोस दोबारा से देख डालिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।